नमस्कार। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए काफ़ी मशहूर है, जिनका लोकप्रिय नाम था सरदार पटेल। सरदार पटेल स्वतंत्रता सेनानी थे एवं हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी कारण उन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। आज इस प्यारे से दिन में हम आज काफ़ी कुछ चर्चे में रखेंगे, पर इसके पहले बता देना चाहती हूँ 2015 में उनका जो सालगिरह हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी एक अच्छा एवं काफ़ी प्रभावशाली योजना का घोषणा की थी, जो योजना थी एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके विषय में भी हम आज काफ़ी कुछ जानेंगे। हमारे आज के इस शो में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। त्रिपुरा विश्वविद्यालय से हमारे साथ है डॉक्टर उत्पल विश्वास जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर संगीत विभाग के अध्यापक हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी है आप हमारे साथ यहाँ हैं। हमारे साथ आज आप काफ़ी कुछ जानेंगे, हम शायद आज काफ़ी कुछ जानेंगे आपसे, और हम काफ़ी कुछ जानना भी चाहते हैं सर आपसे। सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मैं जानना चाहती हूँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हम कहते हैं, क्या हमारा भारत श्रेष्ठ नहीं है? अगर श्रेष्ठ है तो इस योजना को जो हम लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री जी इस योजना को जो लेकर आए हैं, वो क्यों लेकर आने की आवश्यकता पड़ गई? आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि हमारे देश के जो गौरवशाली इतिहास है, हमारे देश जो दुनिया में श्रेष्ठ थे और दुनिया को शिक्षा दिलाने में महत्वपूर्ण अवदान भारत ने निभाई है। आज हमारे वर्तमान पीढ़ी और भविष्य आने वाली जो पीढ़ी है, और इनको सभी को इससे परिचित कराना, और हमारे जो स्वतंत्रता के पश्चात हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने जो 365 छोटा बड़ा रियासत को उन्होंने एकत्रित करके उस समय में एक राष्ट्र को एक सशक्त मजबूती भीत पर खड़ा करने का जो सोच था, जो एक उनमें मुझे तजुर्बा था, उसको एक सम्मान देना, उनके समर्पित भावों को राष्ट्र निर्माण के लिए उनके जो एक भाव था, इसके समर्पित जो भावना था, संपूर्ण जीवन जो अपने राष्ट्र निर्माण में खपा दिया है, उसी को सम्मान देना और अपने देश को जो गौरवशाली इतिहास है उसी को और एक मजबूती पर खड़ा करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प इन्होंने लिया। इसका अंतर्गत क्या लिया था? उन्होंने ये लिया था कि हमारे देश तो पहले से ही प्राकृतिक ओर से, सांस्कृतिक ओर से, सारी ओर से समृद्ध था, परंतु हमें एक मेल मिलाप कराना था। कैसे मेल मिलाप है? उन्होंने ऐसा योजना लिया था इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कि मान लीजिए त्रिपुरा के जो प्रदेश है, वो किसी एक प्रदेश, मान लीजिए तमिलनाडु है, केरला है, गुजरात है, कोई भी प्रदेश के साथ एक साल तक तो आपने वहाँ जो कार्यक्रम यहाँ के संस्था के लोगों से परिचित कराएंगे, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो प्रदेश है वो प्रदेश के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के संस्कृति से परिचित होंगे, और हमारे प्रदेश में एक साल भर तक उनके प्रदेश का, मान लीजिए कोई भी प्रदेश हम ले ले, उस प्रदेश के खान पान, उनके रहन सहन, उनके पहनावा, उनके जो लोक परंपरा है, लोक संस्कृति है, इनसे हमारे जो करना, इतना ही नहीं, यहाँ के जो विद्यार्थी है उनको कम से कम उस प्रदेश के 100 बोली 100 वाक्य को इसकी याद कराना है। और ऐसे ही जिस प्रदेश से साथ मेरा ऐसा गठबंधन की होगा, उस प्रदेश
कि लोगों में भी हमारे प्रदेश के जो संस्कृति है, हमारे प्रदेश के जो खान पान है, रहन सहन है, बोली है, वहाँ के लोगों जो सिखाया जाएगा तो हमारे जो एक मेल मिलाप है, हम जो थोड़ा सा हमारा एक दूरी बना था वो दूरी मिट जाएगी। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एक मिसाल लेके जो हमारे वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था स्वतंत्रता के पश्चात, उससे देने के लिए इन्होंने ये योजना हाथ में लिया था। जी सर, धन्यवाद सर। सर, आप संगीत के अध्यापक हैं। चूंकि आप संगीत के अध्यापक हैं, हम सब जानते हैं हमारे देश में राष्ट्रीय एकता को बनाने में हमारे संगीत का, सांस्कृतिक संगीत का काफ़ी बड़ा हाथ है, काफ़ी बड़ा योगदान है। सर, आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संगीत ऐसा विषय है, उस विषय को आप इतना बृहद है। अब ललित कला में हम जितना भी 5 जो विधा है उसमें सर्वश्रेष्ठ संगीत है। इसका एक उदाहरण हम देंगे आपके सामने कि हर जो ललित विधा है ये सब सिर्फ केवल सजीव जो चिंताशील बुद्धिशील व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन हर प्राणी पर जो नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो बोल नहीं पाते हैं, जो एक इतर प्राणी के रूप में हम कहते हैं, इन पर भी संगीत का प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि जो हरिदास स्वामी जो जंगल में गाना गाते थे, जो अकबर जो गए थे, तानसेन जी जो ले गए थे अकबर जी को, तो देखे थे सारी जो जंगल के सारे जीव जंतु उनका गाना सुन रहा था। तो ये तो गाना समझते नहीं था क्या गा रहा था, ध्रुपद में कौन सा राग गा रहा था, लेकिन संगीत का दर्शन था, सारी जीव जंतु को एक कर दिया था। इसलिए जब हम इस संगीत से हमारे हरिदास स्वामी ने सारी जीव जंतु को एकत्रित कर सकते हैं, तो हम अपने देश के लोगों को इस संगीत के क्यों नहीं एकसाथ कर सकते हैं, जो हम इसको समझ सकते, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या बात सर, बिल्कुल सर। सर, हमारे भारत की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो है हमारी यहाँ की युवा आबादी। सर, संगीत युवा आबादी पे कैसे प्रभाव डाल रही है? देखिए, संगीत ऐसा विषय है, युवा नहीं है, हमारी सारी वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे हम कहते हैं कि राग रागिनी, बिल्कुल, ये जो हमारे घर में जो बुजुर्ग है, हमारा दादी है, ठाकुर दादा है, ये लोग भी कहते हैं अरे भैरवी जो है वो रागिनी है, भैरव है वो राग है। कभी उन्होंने संगीत सीखा नहीं है, लेकिन सब का प्रति संगीत का प्रभाव पड़ता है सबके ऊपर। और हमारे देश जो संगीत बहुत प्राचीन काल से शुरू हुआ है। हमारे देश को जो सब संगीत नहीं है, हमारे देश के जो एक शिक्षा है, इतना उन्नत शिक्षा थी, ये जान के आप आश्चर्य होंगे। आज जो मोदी जी ने आज जो श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना किया है, वो इन्होंने याद किया है हमारे जो पूर्वजों ने इस देश को जो सुंदर अपने त्याग तपस्या के माध्यम से इस देश को जो सुंदर करके हमारे धरोहर के देके गए हैं, उनको इन्होंने सब याद दिलवाया है। कैसे? हमारे देश उस समय में सभ्य थे जिस समय सारी दुनिया में कोई सभ्यता का विकास नहीं हुई थी। सारी दुनिया को सभ्यता में जो विकास नहीं हुई थी, उस समय हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना थी। कोई विश्वविद्यालय कंसेप्ट नहीं थे उस समय के। तक्षशिला विश्वविद्यालय ने सारे विश्व पढ़ाई करते थे, पढ़ाई होता था, और दुनिया बड़ी कठिनाई से वहाँ आकर शिक्षा पाकर वहाँ अपने अपने प्रदेश में जाकर, अपने देश में जाकर अपने देश को डेवलप किया। क्यों? हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था इतना मजबूत थी, इतना उन्नत थी। हमारे ऋषियों ने एक एक शास्त्रों को ऐसा डेवलप किया अपने त्याग और बलिदान के आधार पर। आप सुन के आश्चर्य होंगे। आप जो गणित शास्त्र की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, आप चिकित्सा शास्त्र की बात करते हैं, ये सारी हमारे भारतवर्ष के अध्ययन है। आप कनाद का नाम आप सुने होंगे। बिल्कुल सर। माध्याकर्षण शक्ति के बारे में किताब में मिलता है, न्यूटन ने आविष्कार किया है। न्यूटन की बहुत पहले हमारे कनाद ने माध्याकर्षण शक्ति को आविष्कार करके दिया है। शून्य का आविष्कार भारतवर्ष ने दुनिया को दिया है। 1 2 3 4 के जो संख्या हम गिनते हैं, ये भी हमारे भारत के दिया है। उस दुनिया को भारत है। हमारे रसायन शास्त्र का वो दलीय, चिकित्सा शास्त्र में और भी लहर था। जब चिकित्सा शास्त्र में सारी दुनिया अंधकार में डूबे थे, तब भारत के जो सुश्रुत
चिकित्सक थे, महान चिकित्सक थे, धन्वंतरी जी थे। इन्होंने हजारों रोगों का निर्णय किया और उसके उपचार के लिए उन्होंने व्यवस्था किया। और उतने नहीं, कठिन कठिन रोगों को अस्त्रोपचार के लिए उन्होंने अस्त्र का आविष्कार करके गए। इसलिए हमारे देश पहले से इतना उन्नत थे, इतना डेवलप थे। हम आगे जब बढ़ेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय आगे बढ़ते देखते, नालंदा विश्वविद्यालय 20,000 विद्यार्थी बढ़ते थे, 2,000 शिक्षक थे, सारे मिलकर सिद्धांत लेके वही अपने एक आवासीय रूप में शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ भी सारी विषयों की शिक्षा दिलवाया जाता था। बिल्कुल सर, ऐसा हमारे प्रदेश भारतवर्ष थे। और हम इस भारतवर्ष के एक नागरिक है। हम ये युवा के रूप में, बाल के रूप में हो चाहे कपूर के रूप में हो, हम इस गौरवशाली इतिहास से हमें गौरवान्वित होना चाहिए। बिल्कुल सर, गौरवशाली इतिहास के हम सारे क्या बोलूँ, आपने मेरी तो बोलती बंद कर दी है, काफ़ी कुछ आपने बता दिया है। बट सर, आपने जो कहा युवा के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है संगीत का, विद्यार्थी जीवन में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है संगीत का। जो प्रभाव विद्यार्थी जीवन में पड़ता है, हम शायद एक विद्यार्थी रूप में हम समझ नहीं पाते हैं या शायद बता या बयान नहीं कर सकते हैं। तो सर, विद्यार्थी रूप संगीत के तौर पर हम क्या योगदान दे सकते हैं? हमारे जो जूनियर्स या फिर हमारे जो आपके काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, वो क्या योगदान संगीत को दे सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जी सर। क्योंकि हमारे जो संगीत का जो वैदिक काल में हमारे संगीत का जो विकास हुआ है, उस समय हमारे जो वेद थे, 4 वेद, उसमें सारे वेदों का कोई लिखित रूप नहीं था। हाँ जी सर। ये संगीत जो स्वर के माध्यम से इसको मतलब एक प्रकार से इसको कंठस्थ करा जाता था। इसलिए एक गुरु का एक बिरादरी मतलब परंपरा थी। तो इसमें सैकड़ों परंपरा थी वेदों का सिखाने के लिए, और मौखिक रूप से सीखते थे। अच्छा। और यहाँ से धीरे धीरे करके उसी से हमारे संगीत का विकास आया है। ऐसे हमारा गुरुकुल का परंपरा आया है संगीत सीखने का। तो संगीत गुरुकुल में हम रहकर जो हमारे संगीत का जो विधा बना है, और उस गुरुकुल में रहकर उस जो कलात्मक सूक्ष्म विधा को हम सीख कर जनमानस में जब ले आते हैं, और संगीत बड़ी प्रभाव डालता है। और इसके लिए विद्यार्थी को क्या चाहिए? अनुशासन में रहना पड़ता था। गुरुकुल में गुरु का सारी काम करना पड़ता था। गुरु जैसे बोलते थे वैसे ही वो काम उनको करना पड़ता था, तब श्रेष्ठ शिक्षा उनको मिलता था। उसी श्रेष्ठ की शिक्षा के आधार पर हमारी जो संगीत की परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ा। और देखेंगे कि सिर्फ हमें उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में कोई परंपरा है। जैसे हमारे यहाँ हम घराना देखते हैं, गायन में देखते हैं, और वादन में देखते हैं, नृत्य में देखते हैं। ये घराना गुरु परंपरा से आया है, वही उसका स्रोत है, वही उसका जड़ है, वहीं से आया है। और कोई भी कलाकार जो गुरु के पास बैठ के नहीं सीखते हैं, और गुरु की सेवा नहीं करते, और गुरु के प्रति पूरा समर्पित भावनाओं से उस ज्ञान को प्राप्त करने का मनोवृत्ति से अपने को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक उन्हीं से वो युवा हो या बाल हो, उनके संगीत उनसे उभरता नहीं है। इसीलिए आज हम देखते हैं जितने भी कलाकार हम इस देश में नाम किया है, हमारे देश के नाम रोशन करते हैं। चाहे हम जो इस दुनिया से विदा हो गए ऐसे कलाकार, रविशंकर को ले लीजिए, आलिया खां साहब को ले लीजिए, पंडित किशन महाराज को ले लीजिए, भीमचंद जोशी को ले लीजिए, जसप्रकाश को ले लीजिए, वर्तमान पीढ़ी को ले लीजिए, कुमार बोस जी को ले लीजिए, और गायन में और भी कलाकार को ले लीजिए। सारे गुरु घर से परंपरा से बांधे हुए हैं। इसलिए उनको क्या है, एक शासन में रहना पड़ता था। इसीलिए उनके माध्यम से हमारे संगीत की परंपरा आज भी जीवित है, और पहले भी जीवित था उनके गुरु के माध्यम से, आज भी जीवित है, और आने वाले पीढ़ी भी उनको देख के हमारे परंपरा को जीवित रखेंगे। इसीलिए हमारे भारत श्रेष्ठ है। ऐसा हमारे देश के संरचना हमारे मनु ऋषि ने, हमारे पूर्वजों ने करके गए हैं। इसीलिए हम इस देश में जन्मग्रहण करके हमको भी गौरवान्वित महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चाहे हम किसी भी रूप में, हम अगर किसी भी क्षेत्र में हम जाना चाहें, अनुशासन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, संगीत की बात हो रही है, और संगीत वाद्य यंत्रों की अगर बात ना की जाए तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा।
संगीत वाद्य यंत्र का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कार्य रहता है संगीत को एक अलग रूप देने में। तो संगीत वाद्य यंत्रों को अगर हम किसी संगीत में ना ले तो क्या संगीत को अधूरा माना जाएगा, या फिर क्या संगीत को एक अलग रूप दिया जा सकता है संगीत के वाद्य यंत्रों को मतलब यूज़ ना करके? देखिए, संगीत में जो तालवाद्य है, जब तक तालवाद्य का प्रवेश संगीत में नहीं होता है तो उसको प्राण नहीं मिलता है। जी सर। जैसे क्या कि मिट्टी का मूर्ति आप ऐसे भी स्टेज में बना कर रख लेंगे, किसी स्टेज में रख लेंगे, लेकिन जब उस मूर्ति को, जैसे कि दुर्गा मूर्ति के दुर्गा पूजा आप गए, काली पूजा हुआ है, जब इसको आपने मंदिर में प्रतिष्ठा करेंगे, क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो इसको लोग पूजा करते हैं, इस पर सब कुछ चढ़ावा देते हैं। अब वैसे ही हमारे संगीत कैसे गायन करते, कोई नृत्य करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जब तक इसमें ताल के प्रवेश अपने वाद्य के द्वारा नहीं होगा, तब तक इसमें प्राण के संचरण नहीं होते, तब तक उस श्रोता के हृदय में वो स्थान नहीं बना पाते हैं। ऐसा तालबद्ध का महत्व हमारे संगीत में है। उसमें क्या होता है, संगीत में जब भी ताल का प्रवेश मिल जाता है, वो एक माधुर्य खिल जाती है, एक में एक सुंदरता इसमें खिल उठती है, और जन जन हृदय में वो एकदम बस जाते हैं, और श्रोतागण झूम उठते हैं और उसका आनंद लेते हैं। और जो गाते हैं, जो बजाते हैं और नृत्य करते हैं, उनको मन में आता है उस समय उस गायक वादक की जो कला प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया में एक अनुशासन आ जाता है, और अनुशासन में रहते हुए उस कला को उन्होंने ऐसा चरम उत्कर्ष में जाके पहुंचाते हैं, जब लोग इसको खुद खो के बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं कि हम रस का आस्वादन करते हैं, हम रस में डूब जाते हैं, हम खो जाते हैं, हम इतना देख कहाँ थे। ऐसा चरम उत्कर्ष पर तालों के और ताल वाद्य के संयोग से संगीत उतना परम जाते हैं, इसलिए कहते हैं संगीत ईश्वर की प्राप्ति के एक सहज माध्यम है। जी सर, बिल्कुल। संगीत, क्योंकि संगीत पर इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, मैं आपसे थोड़ा और पूछना चाहती हूँ, संगीत की जो इस गंभीर चर्चा में अगर वेस्टर्न म्यूज़िक को लिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न म्यूज़िक अभी आजकल के दौर पर प्रभाव पड़ रहा है, वेस्टर्न म्यूज़िक को अगर हम लें तो वेस्टर्न म्यूज़िक किस तरह से संगीत को एक नया रूप दे रहा है? अगर मैं आपसे, संगीत सब अच्छा है, कोई संगीत खराब नहीं है, चाहे वो वेस्टर्न संगीत हो, चाहे आप चाइना संगीत ले लीजिए, चाहे जापान का संगीत ले लीजिए, सब देश का संगीत अच्छा है, कोई संगीत बुरा नहीं है। हमें देखना है हम किस देश में जन्म लिया हूँ, हमारे देश का संगीत का क्या परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने हमको क्या देके गए हैं, उसी को देखते हुए हमें जब ग्रहण करेंगे, हम ग्रहणीयता हमारे शरीर मन में कितना बैठेगा, उसको ध्यान रखते हुए हमें चाहे किसी का देश का संगीत अपने हिसाब से ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे भारतीय संगीत जो है हम करते हैं, हम वेस्टर्न संगीत को ग्रहण करेंगे तो बहुत ऐसा नहीं है। हम कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने जो संगीत हमें दिया है, उसको हमारे शरीर, हमारे मन के हिसाब से हमारे देश का संगीत बनाए, हम उस संगीत को साधना करके हम एक तृप्ति और एक हमारे जो मन की और हमारे आत्मा को जिस हिसाब से शांति मिलती है, वो बाहर के उस देश के लिए वो संगीत ठीक है। म्यूजिक बोलिए, चाइना का संगीत बोलिए, उनके देश में के लिए वो संगीत ठीक है, उनका देश का संगीत उनका परिवेश के साथ जितना सटीक है, उनका संगीत हमारे देश के परिवेश के साथ, हमारे रुचि के साथ, हमारे पूर्वजों के देवा हमारे जो संरचना है, मानव संरचना के साथ कितना फिट बैठता है, हमें उसको भी अनुशीलन करना चाहिए, उसका भी अनुसंधान करना चाहिए, उसका भी हमें शोध करना चाहिए, करके जितना हमें आवश्यक है अच्छी चीज़ों को हमें ग्रहण करके हमारे संगीत को समृद्ध करना चाहिए। इसमें कोई दोष की बात नहीं है। अरे वाह सर, क्या बात। सर, इसी के साथ एक चीज़ पूछना, आजकल के पीढ़ी में बॉलीवुड म्यूज़िक, बॉलीवुड संगीत को काफ़ी हम पसंद कर रहे हैं, क्या इससे हमारी जो प्राचीन जो संगीत है इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, या फिर इस पर आप कुछ बोलना चाहिए? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं संगीत सप्तस्वर से बांधा हुआ है। कोई भी संगीत करेंगे, चाहे आपने थोड़ा देर पहले वेस्टर्न म्यूज़िक के बाद बोले, आप देखेंगे कि वहाँ ऑक्टेव चलता है, सारे गाँव पाधा नी सा तक चलता है,
वहाँ भी भारत शहर में सीमाबद्ध है। वहाँ भी भारत के सरस ग्राम मध्य ग्राम चलता है। जैसे हमारे उत्तर भारत संगीत के और दक्षिण भारत संगीत के, वो भारत के सरस ग्राम मध्यम ग्राम के आधार पर ही वहाँ के सप्तक हमारे के सप्तक है। इसीलिए हम भारत एक है। उत्तर भारत के संगीत गाते हैं, दक्षिण भारत के संगीत गाते हैं, तो हम देखते हैं कुछ राग मिलता जुलता है। मिलेगा जरूर, क्यों नहीं मिलेगा। तो निर्माण तो एक ही जगह चाहे है ना। जो सा एक है, पंचम एक है, दोनों दक्षिण का और उत्तर का, सा पा और मा तो एक ही है। इसलिए एक है क्योंकि सरस तो बदल नहीं सकते हैं, पंचम बदल नहीं सकते, मध्यम बदल इसलिए सकते, पंचम मध्यम इसलिए नहीं बदल सकते हैं कि भारत के बना हुआ सरस और मध्यम ग्राम में हम सब समाहित है, उसके बाहर हम कोई संगीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए बॉलीवुड संगीत भी भारत के सरस ग्राम और मध्यम ग्राम से बाहर नहीं है। वो भी जो आज वेस्टर्न म्यूजिक कट बोलते हैं, जो मेजर कट और माइनर कट जो हम सिनेमा म्यूजिक में यूज़ करते हैं, वो भी हमारी सरस ग्राम मध्यम ग्राम में नहीं थे। उससे बाहर कोई संगीत जा नहीं सकते हैं। इसीलिए सप्तक में नहीं थे। इसका धुन अलग हो सकते हैं। उसमें भी पहली ज़माना में हम देखते कि जब अच्छे अच्छे जो गायक हमारे गाना गाते थे, उसका कंपोजिंग जो करते थे, इसमें हम देखते थे कि उसमें हमारे शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े कलाकार उसमें जुड़े थे। जैसे हरिभाई चौरासी जी जोड़ते थे, शिव कुमार शर्मा जी जोड़ते थे, तबले में पंडित संत प्रसाद जी जोड़ते थे, पंडित किशन कुमार जी जोड़ते थे। शोले का जो घोड़े का आवाज़ है, हमारे संत प्रसाद जी ने तबले से दिया था। ये जो उनका जो फिल्म का जो डायरेक्टर थे, बड़े सोच पे पड़ गए थे, वो घोड़े का आवाज़ कैसे दिया जाए, किसी ने सेट नहीं कर रहा था। तो संत प्रसाद जी के पास गए थे, गुदाई महाराज जी के तबले से उन्होंने घोड़े का आवाज़ दिया। तो संत प्रसाद जी तो तबले के शास्त्रीय संगीत के तबला वादक थे, वो बॉलीवुड म्यूजिक में कैसे चला गया, क्योंकि सब एक साथ जुड़ा हुआ है। आज भी देखिए बॉलीवुड म्यूजिक में आप भी ढूंढेंगे, आज भी आपको राग दिखता है। राग में कोई धुन बन सकता है, धुन में आप राग बहुत मिल सकता है। राग ये है कि एक नियमबद्ध एक परिकाठामो है। इसमें आपको कोई नियम रहेगा, इसमें आपको अंशस्वर मिलेगा, बादी मिलेगा, संवादी मिलेगा, इसमें सरद क्या बोलते हैं, षाड़व, ओढ़व, ग्रहस्वर, न्यासस्वर, ये सब का एक नियम बंद रहेगा। दक्ष लक्षण से बंध है एक राग, लेकिन जो धुन है उसी राग से बनेगा, लेकिन उस नियम से बंध नहीं रहता है। वही धुन जो है वही हमारे बॉलीवुड संगीत में वो किसी राग को बेस करके करते। जिन्होंने मैं बताया कि जो हरिभाई चौरासी जी और हमारे संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी, ऐसे हमारे भीम जी, ऐसे और जो बड़े कलाकार है, इन्होंने जो कंपोज करते थे पहले ज़माना के जो गाना, उसमें देखेंगे ऐसा ऐसा गाना उन्होंने कंपोज किया है कि रूम तक खड़ा हो जाता है। कहाँ आप कहते हैं कि बॉलीवुड संगीत में शास्त्रीय संगीत नहीं है? क्लासिक म्यूजिक सब जगह में है, हमें सिर्फ ढूंढने की दृष्टि से देखना पड़ेगा। ताकि इसीलिए हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम बचपन से उसी प्रकार से ओरिएंटेड नहीं है। हम जिस प्रकार से संगीत में ओरिएंटेड हुआ हो उसी प्रकार से हम संगीत को देखते हैं। आज हम लोक संगीत पर ओरिएंटेड होते, लोक संगीत दृष्टि से हम दुनिया के संगीत के देखते हैं। आज हम क्लासिकल संगीत में हमको ओरिएंटेड करते बचपन से, हम क्लासिकल संगीत से हम ओरिएंटेड होते हैं। इसीलिए इस देश के बड़ी दुर्भाग्य है कि हम देश के आज़ादी के बाद हमारे जो संगीत इतना एक जो सारी जीव प्रभाव छोड़ते, क्षण भर में एक प्रभाव छोड़ते, इस विषय को एक विषय के नाते प्राइमरी स्तर से एकदम कॉलेज स्तर पर जब ले जाते, तब आज देखते स्वतंत्रता के 75 के साल वर्षा में हम देखते कि सारी जो आज एक श्रेष्ठ भारत के बाद जो आज माननीय मोदी जी ने कह रहा है, ये अब उनका आंखों में देखने को मौका मिलता कि हर लोगों ने हम जो लोक संगीत लोक परंपरा की बात करते हैं, हर एक प्रदेश के लोग उस प्रकार ओरिएंटेड है। नया रूप साफ नया शिक्षा नीति में डालना जरूरत नहीं पड़ता है कि हम जिस प्रदेश के लोक संगीत है, जिस प्रदेश की जिस भाषा है, उस भाषा में हमको शोध करने का अधिकार हम दिया जाए। नया शिक्षा नीति में उसी प्रदेश के संगीत को सर ओरिएंटेशन किया जाए। ये नया शिक्षा नीति में आवश्यकता नहीं पड़ती। आज़ादी के बाद ऐसा विषय में सोचता, शिक्षा में ऐसा लाता, तो हमारा पूरा देश आज हमारे जो जितना प्रदेश है, जितना हमारे लोक संगीत है, लोक परंपरा है, उसी परंपरा से लोग ओरिएंटेड होते और हमारे
शास्त्रीय संगीत जितना विधा है उस विधा से भी लोग ओरिएंटेड होते हैं। बोलना नहीं पड़ता है कि बॉलीवुड संगीत में कौन सा राग में कौन सा धुन बोना है, सब लोग बता सकता था। सर, एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारे इतनी बड़ी योजना है, इसमें संगीत का काफ़ी बड़ा योगदान है। आप इस बारे में क्या और कहना चाहते हैं या क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? संगीत के जो इतने बड़े रूप में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे संगीत के क्षेत्र में जो भी काम कर रहा है, चाहे गायन में हो, चाहे वादन में हो, चाहे नृत्य में हो, सभी कार्य का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमारे राष्ट्र के निर्माण। हमें ऐसा संगीत हमें देना चाहिए, ऐसा संगीत की ओर हमारे मन आत्मा को सोच को ले जाना चाहिए, जिससे हमारे राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय उत्थान में काम है। हम देखते हैं कि हम ऐसा संगीत हम निर्माण कर एक प्रेरणादायक हो जाता है कि क्या अच्छा संगीत उन्होंने निर्माण किया है। तो हम हर संगीतकारों से हम ये निवेदन करेंगे कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो एक लहर चल रहा है देश में, हमारे पूर्वजों ने जो हमें जो धरोहर हमारे हाथ में सबके गए है, हमें इसको सही इस्तेमाल करें, हमें इसको राष्ट्र निर्माण में काम पर लगाए। हमारा निरंतर ध्यान मन हमारे साधना उसमें लगे रहे कि हमारे इस संगीत के माध्यम से हमारे राष्ट्र को हम उत्थान की ओर ले जाए, राष्ट्र के निर्माण की ओर ले जाए। और हम तो संग्राम में हम भाग नहीं ले पाया, देश की आज़ादी में हम अंग्रेजों को विताड़ित करने में हम भाग नहीं ले पाया, हमारा हो सके उसमें जन्म नहीं हुआ था। तो मेरा मन में तो ऐसा अफसोस रह जाता है, लेकिन हम एक कलाकार के रूप में हम क्या कर सकते हैं? हर नए पीढ़ी को, हर संत के पश्चात जिन्होंने जन्म हुआ है, इनको सोचना चाहिए युवा पीढ़ी को कि हम तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं ले पाया, हमारे पूर्वजों ने अपने खून बलिदान से हमको स्वतंत्रता दिलवाए है, हम एक मुक्त आकाश में हमें जन्म लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त करवाया है, हम उसका सम्मान कैसे रखेंगे? हम तो संगीत के क्षेत्र में हैं, हम तो पिस्तौल उठा के हम संग्राम कर नहीं पाया, लेकिन हम अपने संगीत के माध्यम से हम राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के कल्याण में ऐसा काम करेंगे ताकि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे एक राह दिखाया है और उस राह पर हम चलेंगे, हमारे राष्ट्र को उत्थान पर ऐसे जगह में ले जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने हमारे राष्ट्र को पृथ्वी में मानचित्रों में उस समय में एक ऐसा श्रेष्ठ स्थान पर लाए थे। हमारे संगीत के माध्यम से हम उसी स्थान पर हम लेने के लिए हम निरंतर हम प्रयास करेंगे। ऐसा हमारे मनोवृत्ति लेके हम हर कलाकार हमें काम करेंगे, ऐसा हम सारी कलाकार करेंगे, तभी हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का सार्थक होगा। और हमारे पूर्वजों का जो एक इतना विविधता में जो एक डोरी के माध्यम से जो प्रदेश को जोड़ने का जो काम किया है वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो इतना मेहनत करके इतना रियासत को एक साथ जोड़ के उस समय में इतने विपरीत स्थिति में देश को एक मजबूती के दम पर खड़ा किया था, उसका प्रति सही सम्मान होगा। आने वाले पीढ़ी एक मजबूत, एक सांस्कृतिक संपूर्ण मजबूत देश प्राप्त होगा। ऐसा मन में लेकर जब हम काम करेंगे तब भी हमें एक अच्छे राष्ट्रभक्त कलाकार कहने में हमको गौरव महसूस होगा। ऐसा करेंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ी भी हमें अनुकरण करेंगे, हमसे हमें इंस्पायर होंगे, वो भी ऐसा कार्य करके देश को निरंतर एक श्रेष्ठता को ओर ले जाएंगे। और इस देश को भी कभी इस देश को सिर नीचा नहीं करने वाला, हमेशा विश्व दरबार में इस देश ऊंचा करके अपने कदम पर कदम चल सकेंगे। ऐसा एक विनती के साथ साथ मैंने अपने दूरदर्शन को भी मैं असंख्य धन्यवाद देता हूं कि इतना पवित्र मुहूर्त में इतना एक अच्छे कार्य जो चल रहा है, इनमें हमें सारा सा अंश बनाया है। कुछ हमें अपने मन के विचार देने की जो मौका मुझे दिया है, इसलिए हम उनसे तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
भारत माता की जय। सर, हम भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं आपको तहे दिल से। आपका कीमती समय, काफ़ी ज़्यादा तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप यहाँ आए, आपने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, हमारे दर्शकों के साथ काफ़ी कुछ आपने शेयर किया, इसके लिए हम एक फिर से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास और समय नहीं है, पर भविष्य में हम और भी ऐसे कार्यक्रम लेकर आएंगे हमारे दर्शकों को और ज़्यादा नॉलेजेबल करने के लिए। धन्यवाद।